ये तो मेरा आप 13 अक्टूबर को दिल्ली में थे, आपकी भाई साहब राहुल गांधी से और भाई साहब तेजस्वी यादव से क्या बात हुई? मैं दिल्ली गया था क्योंकि तेजस्वी जी भी कितना दे रहे हैं कांपीटेटर। कांग्रेस को? 58, 61, 65, 68? ये नहीं बताएंगे आपको। आप दिल्ली गए तो बीजेपी से जोड़ दे रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका कैंसिल हुआ तो जोड़ दिया कि मुकेश सहनी आ रहे हैं। तो ऐसे जा रहे हैं खबरें, हाँ बिल्कुल ही नहीं। ज्यादा किस पे अड़े हैं, 30 सीट पे या डिप्टी सीएम पे? अब ये डिसीजन तेजस्वी जी को लेना है। हम लॉर्डर बनने के लिए नहीं आए, लीडर बनने के लिए आए हैं। कांग्रेस क्यों तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर नहीं कर रही? कि तेजस्वी जी ने हमारे साथ चीटिंग की है। फॉर्मूला कितना डिप्टी सीएम होगा? अब ये तो तेजस्वी जी को देखना है। डिप्टी सीएम अभी तक फिलहाल एक है। मेरा डिमांड है कि मैं बनूंगा सरकार बनने के बाद। अगर वो आपको डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं करते हैं तब भी आप गठबंधन में रहेंगे? Brought to you by Rajniwas Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। ये बिहार की चुनाव यात्रा है। हमारे साथ हैं बिहार से विकासशील इंसान पार्टी के इंसाफ पार्टी के मुखिया, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी चीज़ें तय नहीं हुई हैं। 14 अक्टूबर की सुबह हम और आप बात कर रहे हैं। मुझे ठीक 5 साल और लगभग एक हफ्ते पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। मेरे ख्याल से 8 अक्टूबर 2020 की तारीख थी। तेजस्वी यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आप भी वहाँ पे बैठे हुए थे। 3 अक्टूबर की बात है। उन्होंने कहा वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारे कोटे से सीटें दी जाएंगी। वीआईपी कार्यकर्ताओं में असंतोष होता है, वो मांग करते हैं कि माइक मुकेश सहनी जी को दिया जाए। आप बोलते हैं मैं मल्लाह का बेटा हूँ, अत्यंत पिछड़ी जाति से आता हूँ, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मैं महागठबंधन से अपने रिश्ते तोड़ रहा हूँ, और आप एनडीए में चले जाते हैं। 2025 की मैं कहानी सुनूं उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ 2020 में क्या हुआ था? देखिए, बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। 5 ही साल पुरानी है सैनी जी, इतना हाँ, भी लेकिन पुराना उस नहीं समय का परिस्थिति ऐसा था। कैसा था बताना जरूरी है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। अरे आप देखिए, मैं कैमरे पे ये कह रहा हूँ, मैं एक पत्रकार के तौर पर मुकेश सहनी जी की इस खासियत का मुरीद हूँ कि ये खुल के बात करते हैं, ये गोल गोल बात नहीं करते। इससे हमारे जैसे राजनीति के विद्यार्थियों की समझ बढ़ती है। प्लीज बताइए। नहीं, देखिए, गठबंधन में हम लोग थे। 2019 में गठबंधन बना और हम लोग एक विचार को लेकर कि आगे लड़ाई लड़ना है। बड़ी जो देश में महंगाई या तमाम बहुत सारे इशू था, सब खास करके निषाद समाज को, फिशरमैन कम्युनिटी को, मल्लाह जाति को आरक्षण की लड़ाई है। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी में, दिल्ली में आरक्षण है एससी में, उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी कुछ उपजाति का है और अन्य कई प्रदेश में भी कुछ उपजाति का एससी में आरक्षण है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश में नहीं है जी। और मैं बिहार में जब आया तो मुझे जब समझ आया कि अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, तो मैं बॉम्बे को छोड़कर बिहार में अपने लोगों को जागरूक करके ये लड़ाई लड़ रहा था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप सभी लोगों ने हमसे वादा किया, यहाँ तक राइटिंग में लिख कर भी हमें मंगल पांडे ने, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया कि हम आपके एजेंडा पे काम करेंगे। और 2014 में 15 में हमने उनको मदद भी किया था एज ए संगठन के नाते। और चुनाव हारना जीतने के बाद वो भूल जाते हैं कि इनकी भी कोई समस्या है। उसके बाद हम लोगों ने पूरे बिहार में आंदोलन किया और आंदोलन से एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ, विकासशील इंसान पार्टी का। और उस पार्टी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाना। आज ये पार्टी का उद्देश्य कई तरह के हो गए हैं कि अपने राज्य का विकास करना, देश का बारे में सोचना, कई तरह के उद्देश्य सोचे कि सभी जाति धर्म के लोग सर उठा के जिए, इसके लिए हमें काम करना। लेकिन उस समय जिस समय पार्टी बना उस समय एक ही उद्देश्य था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। क्योंकि राजनीतिक अनुभव मेरे पास बहुत ज़्यादा विरासत में नहीं मिला, मैं यहाँ पे आके ही जो भी चीज़ें सीखा यहाँ पे सीखा। तो हम लोग फिर 2018 में पार्टी बनाकर पहला गठबंधन लालू जी के साथ हमने किया और 2019 में जो हमें सीट मिला और मोदी जी के लहर में हम लोग चुनाव हार गए। उसके बाद तेजस्वी से ठीक एक हफ्ते के बाद मुलाकात हुआ। आपके लिए मैं थोड़ा यहाँ रोक रहा हूँ। ये बड़ा झटका था कि मुकेश सहनी जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं, अगर हम निषाद समाज की सारी उपजातियों को जोड़ दें तो लगभग 9.8%, 10% के लगभग 10%। इसीलिए मैंने कहा 9.8%, 10% राउंड फिगर का जो व्यक्ति दावा कर रहा है वो 2,48,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारता है लोकसभा का।
आपको लगता है कि इसकी वजह से एक नेता के तौर पे आपका क्लेम थोड़ा सा कमजोर हुआ नहीं 2019 में? देखिए, हम हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारे पास 10% वोट है, तो 10% वोट का पोलिंग कैपेसिटी 6.5-7% का है, और चुनाव जीतने के लिए 42% वोट की आवश्यकता पड़ता है। तकरीबन 39 से लेकर 43% तक का कंफर्टेबल में आप चुनाव जीतते, तो हमारे पास तो 8% का ही वोट हम क्लेम करते हैं। महागठबंधन के बाकी साथियों के नहीं आए वोट। तो वो तो देखने की बातें हैं कि निश्चित तौर पर अगर आते तो हम बिहार में 40 में से 39 क्यों हार जाते। मतलब एक भी हमने एक जीते हैं, वो भी किशनगंज में। बाकी तो हम चुनाव हार गए पूरे राज्य में, और सिर्फ बिहार राज्य की बात नहीं, वो पूरे देश में हार गए। तो चुनाव तो जनता का है, मूड के ऊपर है कि उन्होंने वोट देना है। रहा कि मेरे लोग मेरे साथ है या नहीं है, वो आप इस लोकसभा में भी देख लीजिए, जो चुनाव 3 लाख से लोग चुनाव हारे, तो इस बार हमारे लोग 75,000 से हारे। तो 2.25 लाख वोट अगर एड ऑन हो रहा, तो वो किसका वोट एड ऑन हो रहा? मेरा ही वोट एड ऑन है। तो हार जीत तो होते रहता है, बड़े बड़े राजनेता लालू प्रसाद यादव जी हारे हैं, ठीक है, तो वो मैटर नहीं है। और हम 7.5-8% का ही क्लेम करते हैं कि हम आपको इतना वोट दे रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, एक राजनीति में बात ये भी होती है कि किन नेताओं में वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बात कही जाती थी कि साहब उनका कार्डर एनवलप मूव होता है। आपको लगता है कि महागठबंधन में पिछले चुनाव में भी ये एक दिक्कत आती है कि लेफ्ट का कार्डर आरजेडी में जाएगा कि नहीं जाएगा, माले का व्यक्ति लालटेन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, या मुकेश सहनी जी के सपोर्टर तो चले गए आरजेडी में या कांग्रेस में, उनके सपोर्टर यहाँ, ऐसी दिक्कत लगती है आप लोग? हाँ, सीट वाइज सिचुएशन वाइज ऐसे दिक्कत हो जाती है, चाहे वो वीआईपी का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो। जैसे भी हमें झंझारपुर में सीट मिला जो अंतिम आवर में, और वहाँ पे पहले से लोग तैयारी कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के वोटर हो या उनके सपोर्टर हो, तो गुलाब यादव, और उनको टिकट नहीं मिला। मैं चाहता था कि उनको टिकट दे दें, लेकिन हमने सोचा कि इनको नहीं देंगे तो ये रिवील करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हमने इससे अच्छा, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं था और लास्ट आवर में हमें सीट मिला 2024 में, तो मेरा ये था कि उनको ही दे दिया जाए। लेकिन अगल बगल में कई यादव को हम लोगों ने टिकट दे दिया था, चाहे वो दरभंगा हो या सीतामढ़ी हो, तो जिसके कारण कि समीकरण नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको टिकट देने का निर्णय जो था वो नहीं लिया गया। लेकिन 80,000 वोट उन्होंने ले आया, और उनके पास अगर वोट आया है तो सिर्फ यादव समुदाय के ही लोग आए हैं। अदर तो उनके पास वोट कोई रीजन से नहीं दे सकते। हाँ, दोस्त यार के नाते कुछ लोग दे सकते हैं, इसे तो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है यादव, और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर से करके जैसे भी लिए होंगे, तो 80,000 वोट तो चला ही गया। तो अभी जैसे हम मोतिहारी में जो पिछली बार सीट जो था राधा मोहन सिंह 3 लाख वोट से जीते, वो 80,000 पे आके रुके, और वहाँ पे भी यही हुआ कि कैडर जो अंतिम ओवर में है, वो कैडर जो है असंतोष हो गए, और जिसके कारण वहाँ पे हमारे 30% जो कोर वोट है, वो MY जिसको हम कहते हैं कि कोर वोट है महागठबंधन का, उसमें से निकल जाता है। उसी तरीके से वीआईपी का भी ऐसा कोई सीट है, जैसे भी हमने कोई सीट को चिन्हित किया और यहाँ पे हमने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। जैसे अभी शेखपुरा के लिए फाइनल था कि हमें चुनाव लड़ना है, और वहाँ पे हमारे प्रत्याशी वहाँ पे फुल तैयारी करके बैठे हुए थे, और वहाँ पे वो अपनी जमीन बना के रखे हुए थे, और पहले सहमति भी बन रहा था। वीआईपी की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष, और वो तो आरजेडी का सिटिंग सीट है, लेकिन वहाँ पे वो समीकरण उनके पक्ष में ज़्यादा नहीं था, और ऐसे तो कई सीटिंग होंगे। तो इसका मतलब थोड़े हारने के लिए हम इस गठबंधन में आए हैं। अब जब भी गठबंधन होगा, वो हमें ये कंफर्टेबल देखना है कि ये कैंडिडेट जीतेंगे या नहीं। तो अगर जीतते हैं, पिछली बार किस कारण जीते, पिछली बार तो ऐसे 25 से 30 सीट ऐसे हैं जो एलजेपी के कारण जीते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि अभी भी जीत जाएंगे। तो ऐसे जगह तो आपको प्रत्याशी को चेंज करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि वीआईपी पार्टी आया तो सब हारा हुआ ही सीट हम लेंगे। कोई भी नए गठबंधन हारा हुआ सीट हम क्यों ले? तो कुछ सीटें जो है आपकी सिटिंग भी लगेगा, और जहाँ पे हमारे लोग तैयारी है, तो वहाँ पे भी अभी सहमति नहीं बना। अब सहमति नहीं बनेगा तो फिर ऐसे जगह पे हम काफ़ी कोशिश, अगर हमारे पक्ष में आ जाएंगे वो सीट, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कैडर जो है नाराज हो जाएंगे, और उनके पक्ष में जाएंगे तो मेरे कैडर नाराज होंगे। तो कुछ परसेंटेज वोट का जो है आपस में लड़ाई होगा, और मेरे कैडर जो है चाहेंगे कि इनको हरा देते हैं ताकि अगली बार खाली होगा तो हम लड़ेंगे, या उनके कैडर सोचेंगे कि इनको हरा देते हैं तो अगली बार खाली होगा तो हमको लड़ने का मौका मिल जाएगा। तो पूरे राज्य में जो है इस तरीके से होता है, सिर्फ मेरे तरफ ही नहीं होता है, ये एनडीए में भी होता है। तो आपकी बात तो प्रामाणिक होगी क्योंकि आप दोनों तरफ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा। और राज्य में आप देखिए तो दोनों तरफ रहिए या नहीं रहिए, लेकिन आप देख सकते हैं ना कि इस तरीके से नहीं, भीतर से देखने का फर्क अलग होता है ना। नेता लोग ऐसे इस तरीके से करते हैं। तो समय सिचुएशन वाइज होता है। फिर अभी तक क्या हुआ कि
अभी जब चुनाव जब हुआ तो मोदी जी के सामने में राहुल गांधी जी का फेस लेके हम लोग खड़ा हुए हैं। तो लोग को चूज करना है कि मोदी जी को चुनना है या राहुल गांधी को चूज करना है। तो अभी हमारे अपने नाम पे चुनाव नहीं हुआ। ये आप 2019 की बात कर रहे हैं, 24 की? 19 और 24 दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देश में लोग वो दिल्ली को देख के डिसीजन लेते, लेकिन जब राज्य की चुनाव होता है तो राज्य चाहे वो तेजस्वी जी का हो या मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान, फिर इनको दिमाग में रख के कि हमें इनको वोटिंग करना था। आपने देखिए कि लास्ट आवर में 2020 में हम गठबंधन में एनडीए में आए, और उस समय में आप नहीं, वही देखिए, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों आए? ये प्रश्न शुरू वहीं से हुआ, मैं वेट कर रहा था कि आप अपनी सब बात कह लें। हाँ नहीं, आप दूसरे ट्रैक पे डाल दिए थे इसलिए जी, मैं वो नहीं। इस पे है। तो नहीं ठीक है, तो उस समय में हम लोग बात हुआ कि तेजस्वी जी से आप तेजस्वी जी के साथ गए, आपने वजह गिनाई कि महंगाई, और सबसे मुख्य मुद्दा आपने बताया कि निषाद समाज के लिए आरक्षण। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या महंगाई खत्म हो गई? आप वापस जिस एनडीए का नहीं। पे आप इल्जाम लगा रहे हैं उसी एनडीए में आप चले गए, बताता हूं, तो महंगाई घट गई? प्रेस उसका भी मैं कॉन्फ्रेंस रीजन जी बता रहा बताइए। हूँ। देखिए, एक हफ्ता चुनाव हारने के बाद हम लोगों ने बैठक किया और बात हुआ कि हम लोग साथ में 2020 के लिए तैयारी करेंगे और हम लोग को साथ मिलकर काम करना। अभी जो आप हुआ और वो हो तेजस्वी गया। जी। अब पूरे गठबंधन के लोग हम बैठे और कि जो होना था वो तो हो गया है। अभी हमें समीक्षा करना कि हम क्यों हारे हैं और आगे हमें अच्छी तैयारी करना, ताकि 2020 का चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे। तो हम लोगों ने मन बना लिया, पूरे राज्य में हम लोग काम करने लगे हैं, सब अपने अपने कैडर के साथ काम करने लगे हैं। और एज ए विपक्ष का भूमिका जो है वो भूमिका के तौर पे हम लोग काम कर रहे थे। और पहले चुनाव से 2 महीना पहले हमने कहा कि भाई हमारी सीटें और हमारे चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए और फिर आगे कैसे क्या होगा। तो हमारी सीटें 25 सीट डिप्टी सीएम ये हमारे बैठक में कंप्लीट हो गया कि ये आपका इतना मिला, आप इस हिसाब से काम किसने ये वायदा किया था आपको? तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये हाँ। वायदा किया था, 22 सीट के नाम पे साथ क्योंकि किया। 2020 से लेके हम 2025 तक है। मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम की पोस्ट। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज तक किसी सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी रैली, किसी सभा, किसी मीटिंग में ये बात नहीं कही है। नहीं ठीक है, उन्होंने मीटिंग सभा में नहीं बोले लेकिन इंटरनल तो बोले हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं पर्सनल लेवल पे आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के प्लेटफॉर्म से ये घोषणा होना है, ठीक है। और अब पिछली बार 2020 में तेजस्वी जी के ही चेहरे पे चुनाव हुआ बिहार में, लेकिन इस बार कांग्रेस भी उनके नाम पे अभी तक मोहर नहीं मारे हैं। क्यों नहीं मान रही है? वो उनका अपना रीजन होगा, ये तो उनसे आप पूछिएगा। आप लेकिन गठबंधन में साथ है ना, तो पूछा तो आपने भी होगा। ठीक है, ये सब पूछेंगे, ये सब बताएंगे तो आपको वीडियो है ना 3 घंटे के हो जाएंगे। तो अभी इसको हम बस ये बता दीजिए कि कांग्रेस क्यों तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर नहीं कर रही है? ये इस पे बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इस पे, तो गठबंधन में हम लोग साथ में थे और चुनाव लड़ना था। फिर अंतिम आवर में जब घोषणा होने का दिन आया, मतलब आज के सामने हम घोषणा करेंगे, उस समय में मैं बैठा और खाना नाश्ता पानी सब आया, सब चीज़ हम लोग किए। और दिल्ली का जो लीडर आना था उसका इंतजार कर रहे थे आवाज़ पे। कौन लीडर था? उस समय में गठबंधन में प्लेटफॉर्म पे जो बैठे होंगे आपको याद नहीं आ अच्छा, रहा। ठीक। तो उनका इंतजार कर रहे थे। एक फ्लाइट डिले भी हो गया, जो 3 बजे से लेके 4 बजे पोस्टपोन करना पड़ा। हम लोग बैठे रहे। फिर अंतिम में जब हम बैठने जाने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तभी हमें वो बोलते हैं कि थोड़ा सीट कम कर लीजिए। कौन बोलता है? तेजस्वी जी और उनके साथ जो लोग भी है वो लोग। तो हमने बोला कि ऐसे कैसे सीट कम कर ले भाई, सीट तो पहले से बात हो गया, तो सीट तो कम नहीं होगा, तो कुछ हमारे सिंबल पे लगा लीजिए। मतलब नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, जो बात हो गया उसी पे होगा। तो नहीं, मतलब नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, अभी जो पहले हो गया वही। तभी थोड़ा ऐसा करते रहे, रात को बैठ के बात कर लीजिए। मतलब ठीक है, बैठ के बात कर लीजिए। तो नंबर नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर नहीं बोलिए, लेकिन डिप्टी सीएम का घोषणा कर दीजिए। तो बोला नहीं, साथ में दोनों करते हैं। और मुझे शंका था, क्योंकि राज्य में क्या हुआ था कि जब 2020 के चुनाव 19 और 20 के बीच में जो लोकसभा जीत के गए, वहाँ उपचुनाव हो रहा था। तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही एक सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र है जहाँ पे दिनेश चंद्र यादव विधायक थे और वो सांसद बने हुए, वो सीट खाली हो गए। तो मेरा ये था कि मैं इस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस क्षेत्र में कई सीट खाली हुआ 4, जिसमें से सब पार्टी को एक एक मिलना चाहिए, जिसमें ये वीआईपी का दावेदारी बनता और यहाँ पर हम लड़ेंगे। तो उस समय में सहमति स्टार्टिंग में बोले कि ठीक है, आप अपना तैयारी कर लीजिए, यहाँ लड़िए। और जब चुनाव का नज़दीक का समय आ गया तो वहाँ से आया कि नहीं, चारों सीट पर आरजेडी लड़ेंगे और आप लोकसभा में हम लोग देखेंगे, अभी आप नहीं लड़िए। हमने कहा यही बात आपको पहले बोल देना चाहिए था, हमने तैयारी कर ली और आप कह रहे हैं नहीं लड़ना, तो ये तो सही नहीं। और ये ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप जीतिएगा, सबके सहयोग से जीतिएगा, तो इसमें भी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो इस बात पे सहमति नहीं बना, तो हमने कहा कि नहीं, हम तो लड़ेंगे। तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा
और चुनाव लड़ा तो हमारी पार्टी को अकेले 25,000 वोट आए, जो 14% वोट होता है, और हमने 25,000 वोट हमने लाया, हम चुनाव हार गए। और आरजेडी जो है वहाँ पे 15,000 वोट से जीत गए, क्योंकि वोट जनरली हमारी जो वोट है वो एनडीए के साथ 2005 के बाद जो है एनडीए के साथ ज़्यादा नीतीश जी हो या बीजेपी के साथ अटैच रहा, तो वो वोट हमारे खींचने के कारण उनकी जीत हो गया। तो उनके दिमाग में ये भी है कि राज्य में मुकेश सहनी अकेले लड़ जाएंगे तो हमको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, जैसे चिराग पासवान लड़ गए तो उनको बेनिफिट हो गया। तो वो भी उस समय में उनका सोच ऐसा हुआ था। तो जब ये हुआ तो हमें लगा कि ये सही नहीं है और ये शायद हो सकता है कि आगे दिक्कत होगा। तो फिर हम पीसी में बैठे और हमें ये तो पहले से अंदाज़ा था कि ये ऐसा होना है, और फिर मैंने वहाँ से लड़कर मैं गठबंधन से बाहर निकल गया। और उस समय में थोड़ा जल्दीबाजी कर लिया कि हो सकता है रात में रुक जाते तो कुछ बात बन जाता, या थोड़ा सा तेजस्वी जी को ही खुद 2 हफ्ता पहले 1 हफ्ता पहले इस पर पहल करके उसको रास्ता निकालना चाहिए। तो राजनीति अनुभव हमारे पास कम रहने के कारण, या तेजस्वी जी के पास कम रहने के कारण, या पेशेंस हमारे पास कम रहने के कारण गठबंधन टूटा। और फिर मैं निकल के नेक्स्ट डे हमने सब जगह सीट लड़ने का निर्णय ले लिया कि हम बिहार में लड़ेंगे। उतने में दिल्ली से आया कि भाई साथ में आइए, लेकिन उस समय मेरे दिमाग पे एक ही गुस्सा था कि तेजस्वी जी ने हमारे साथ चीटिंग की है और हमें उनको हराना है। तो इसलिए हम विचार और ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हुए हमने एनडीए में आ गए, और एनडीए में रहकर हमने चुनाव लड़ा और हम 4 विधायक बनाए, सरकार बनाए, जब और हम मंत्री बने। आप एनडीए में आए तो राज्यसभा के सांसद और आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने एक बयान दिया कि मुकेश सहनी ने ये हरकत सत्ता में बैठी पार्टियों के प्रेशर में की है। आप दबाव में थे भाजपा के? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी कि नहीं तेजस्वी रहा को साथ छोड़ दो? नहीं, कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं जिस भाजपा को आप एक दिन पहले कोस रहे थे, फिर कैसे चले गए? प्रॉमिस तो उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया होगा। क्या लिख के दिया इस बार अमित शाह ने आपको कि सत्ता में आएंगे तो निषाद समाज को ऐसी में नहीं, शामिल बात हुआ करेंगे? था, और उस समय मेरा लड़ाई तेजस्वी जी से मैं मान लिया। देखिए, मैंने आपको कबूल कर रहा हूँ कि उस समय में मेरे पास पेशेंस का कमी रहा और अनुभव का कमी रहा, क्योंकि राजनीति तो 2018 में हम पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और ये घटना 20 का है। मात्र 2 साल का ही पॉलिटिकल मेरे पास अनुभव था। अब मुझे लगा कि इन्होंने मुझे लड़ाई किया तो मैं भी लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर गया, और मैं ये सब बाकी चीज़ों को मैं ध्यान में नहीं लेके, ठीक है। तो उसके बाद उनके साथ गया, फिर उन्होंने फिर साथ रख के उन्होंने भी हमारे साथ वही आपको किया। मंत्री बनाया? मंत्री उन्होंने नहीं बनाया, मंत्री मेरे दम से मैं बना, मेरे सहयोग से तो मुख्यमंत्री बना। भला वो जब क्यों मैं हमको ये मंत्री कह रहा हूँ बनाएंगे? कि आपको क्या आपको वो बना सकते हैं? आज नहीं बनाएंगे। नहीं, हमको तो कोई नेता नहीं बना सकता है, तो फिर किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो कोई किसी को नहीं बनाएंगे, वो उनकी मजबूरी बस होंगे कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिमरी बख्तियारपुर से आप चुनाव लड़ी, ये वही सिमरी बख्तियारपुर सीट है जिसपे आप उपचुनाव में दावा कर रहे 25,000 थे, वोटों में, और आप खुद चुनाव हार गए। तो इस वजह से कुछ डेंट पड़ा कि पहले आप महागठबंधन में रहते हुए लोकसभा हारे और फिर एनडीए में रहते हुए। तो कई लोग ये कहते हैं कि मुकेश सहनी बात कितनी भी कहें, लेकिन वो तो 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार खुद हार गए। तो जो आदमी खुद को नहीं जिता सकता वो दूसरों को जिताने का दावा कैसे कर रहा है? देखिए, हमने पहले ही कहा कि मैं 8% से 10% वोट आपको देने के लिए बैठा। तो एनडीए का भी शिफ्ट नहीं हुआ आपके? नहीं, एनडीए के लोगों ने हराने का काम किया। अब समय में अब मंगल पांडे से जाके आप बात कीजिएगा, मेरे पास अभी भी सबूत है। एनडीए के लोगों ने हराने का काम किया। देखेश चंद यादव मुझे हराने का काम किया, 50 बूथ पे उन्होंने अपने सेटअप बना के किए। जितना मांझी जी ने चुनाव हराने का काम किया, तो मेरे पास आज भी सबूत है, और आप खुल के आप जाके बात कर सकते। तो 1700 वोट से हारे, 1759 वोट उसी से बीच में मुझे कोरोना भी हो गया था, तो मैं 10 दिन प्रचार नहीं कर पाया। उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे पूरे बिहार लेवल पे गठबंधन का सहयोग प्रचार घुमाने में लग गया, और फिर हम अपने क्षेत्र पे उतना ध्यान नहीं दिए। ये हमारी गलती था, जिसको लेके हमने सीख लिया, और इस बार 2024 में चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि चुनाव तो तैयारी से होता है और आपकी जनता के बीच में जाना होगा। अगर आप जा नहीं सकते तो इससे अच्छा आप चुनाव नहीं लड़िए, ठीक है। ये आपकी पहले से बहुत बड़ी तैयारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इस बार हमने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। चुनाव मेरा जीतना सिर्फ मेरे दम पे नहीं जीतना। अगर मेरे दम पे अगर मैं जीत सकता हूं तो गठबंधन ही क्यों करूं? मैं गठबंधन अगर कर रहा हूं तो मैं अगर चुनाव हार रहा हूं तो पूरे गठबंधन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हार रहा हूं तो सबकी हार है, सही बात, और जीत रहा हूं तो सबकी जीत है। कोई एक व्यक्ति का जीत और एक व्यक्ति का हार नहीं होगा, गठबंधन का हार और जीत होता है जी। ये मेरा मानना है। कैसा था एक मंत्री के तौर पर पशुधन विकास और मत्स्य विभाग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज का मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? कैसा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करने का तजुर्बा? देखिए,
हम जब गठबंधन के तहत हम मंत्री बने और हम अपने विजन के साथ में काम कर रहा था, तो थोड़ा असंतोष हो जाता है सहयोगी दल। वो नहीं चाहता कि आपके कोई गठबंधन के लीडर वो बड़ा हीरो बने, और वो उनका हमेशा कोशिश होता है कि इनको जितना हम दबा सकते हैं उतना दबाएं, ये ज्यादा उछले नहीं, बड़ा नाम कौन फेम ना दबा रहा हो। था, जेडीयू की भाजपा या दोनों? दोनों दबा रहे हैं। दोनों दबा रहे थे, और उसके बावजूद भी हम दब नहीं रहे थे, और हम मजबूती से जो हमें जो काम करना चाहिए वो मैं कर रहा था। जो मुझे सही लगता था वो वो डिसीजन लेता था और उस पर मैं आगे बढ़ जाता था, और काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं आता था। हाँ, विभाग में जो अधिकारी है, क्योंकि जब ऊपर से सीएम लेवल पे अगर उनको पास अगर मैसेज हो कि आपको इनको परेशान करना है तो वो परेशान करेंगे, लेकिन मैं ये चीज़ से मैं बिल्कुल ये था। मैं जब वो परेशान ज़्यादा करने लगा तो मैंने नीतीश जी को बोलते वो सचिव को मैंने हटवा दिया, और मैंने बोल दिया कि हटे या ना तो मैं हट जाता हूँ। तो उन्होंने उनको हटाया, और फिर काम में जो होना चाहिए वो मैं कर रहा था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो मैं लाता था रिसर्च करके कि ये करना ऐसे करना, तो नीतीश जी उस पर टोल मटोल जवाब देते थे कि ये अरे छोड़िए ना, हटाइए नहीं, ये सब क्या होना है, ऐसे कैसे छोड़िए, ये सब आगे ये करिए, वैसा कीजिए, मतलब वो अपना एक थोप देते थे। नीतीश जी खुद आपसे बात करते थे या बीच में कुछ राजनीतिक मध्यस्थ भी रहते थे? नीतीश जी खुद ही बात करते थे। कोई नौकरशाह आसपास नहीं होते थे? उनके जो अपने जो पंचरत्न हैं, कभी विजय चौधरी साहब हुआ करते थे, ये लोग ज्यादा हमसे कनेक्ट रहते थे। पंचरत्न? हाँ, उनके कई नेता होते हैं हमेशा, बदलते रहते हैं या बदलते रहते हैं, अच्छा। फिक्स नहीं होते हैं, समय के अनुकूल होते हैं वो लोग, सब लोग, ठीक है। तो वो लोग उस समय कभी कभी मिलते थे। बाकी कुछ ज्यादा विशेष हो गया तो हम बीजेपी को बोलते थे। किसको? बीजेपी में जो लीडर है चीफ होते थे उस समय में, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे उनको बोलते थे, या दिल्ली तक मैसेज करते थे कि ये सही नहीं है, तो वहां से सही होता था। अच्छा। मान लीजिए जैसे हमें मुजफ्फरपुर का प्रभारी मंत्री बनना था, तो हमने कहा कि हमें प्रभारी यहीं से बनना है, तो उन लोगों का था कि नहीं यहाँ पे किसी और को बनाना। हम बोले नहीं होगा, तो फिर हम दिल्ली में बात किए, तो दिल्ली से बात हुआ, तो फिर वहीं का मैं प्रभारी आप मंत्री बना। किसको खबर करवाए? गृह मंत्री अमित शाह जी को, अमित शाह को। ठीक है, और उनके बीजेपी लीडरशिप को हमने बताया, ठीक है। भाई बिहार की जनता को पता होना चाहिए ना कि पॉलिटिक्स में पुश एंड पुल कैसे चलते हैं। तो देखिए, काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहा, और मैं अपने विजन के साथ में काम कर रहा था। मैं महाराष्ट्र गया, इंदापुर में देखा कि सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों लीटर दूध होता है, और पूरे बिहार में हम 38 जिला में 15 लाख 17 लाख लीटर दूध होता है। आखिर यहाँ पे क्या है? तो हमने उसका रिसर्च करके और उस पर हम लोग काम करने लगे, ठीक है। तो उस पर बड़ा एक बजट होता था, तो नीतीश जी ने कहा कि नहीं ये सब कैसे करेंगे, तो मतलब चीज़ें होते रहा, लेकिन हम अपना काम करते रहे। लेकिन वही चीज़ उनको पसंद नहीं कि मैं 4 विधायक है ये दम दिखा के काम करते, क्योंकि 4 विधायक हटा दीजिएगा तो सरकार गिर जाएगा। और फिर मेजॉरिटी था ना, निश्चित तौर पे मेरा भी मनोबल हाई था कि भाई सरकार कैसे नहीं हमारी बात सुनेंगे, जो सरकार कुर्सी पे बैठे। तो इस तरीके से बात होते रहा, लेकिन उन लोगों को ये नहीं था कि एक गरीब का बेटा मंत्री बन गया और ये अपनी चला रहा है विभाग को, राज्य में अपनी नाम रोशन कर रहा है। आज ये 11 सीट लिया, कल 21 सीट लेगा, कल 101 ले लेगा। अगर ये धीरे धीरे यूं ही बढ़ते रहा, तो एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने सब मिलकर, उसमें नीतीश जी की भी सहमति रहा या भारतीय जनता पार्टी का भी रहा कि नहीं इनको खत्म कर दो। उतने समय में हम यूपी में भी चुनाव लड़ने के लिए चले गए, तो उससे भी उनको ये लोगों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे मुकेश सहनी और योगी आदित्यनाथ की कुछ निजी अदावत हो। आप बहुत आक्रामक रूप से, भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना बेस बढ़ाना चाहेगी, वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे। आपके जो जिलाध्यक्ष थे उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे थे। फूलन देवी जी की मूर्ति, इससे कई प्रसंग हुए, बिल्कुल इतना लग रहा जैसे पर्सनल है। नहीं, तो जो आप अमित शाह को मैसेज भिजवा रहे थे, फिर अमित शाह ने आपको मैसेज नहीं भिजवाया, या अमित शाह के कहने पे आप योगी आदित्यनाथ को तंग करने पहुंच गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में तो जब हम लोगों का ज़्यादा लड़ाई हो गया, जब मैं फूलन देवी के सादा दिवस मनाने के लिए जब मैं उत्तर प्रदेश गया, तो बनारस से ही हमें ये डिटेन करके हमें एयरपोर्ट से भेज दिया गया बंगाल, ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं किया, और फिर वहीं से भेज दिया गया। तो ये एक राज्य के मंत्री को के साथ ऐसा करना मतलब सही नहीं, तो इसके लिए अमित शाह जी ने फ़ोन किया कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, और इसको आप ज़्यादा ये नहीं करो, क्योंकि चुनाव का समय है, इसको हम लोग बैठ के इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और इस तरीके से बाकी देखिए वीरांगना योगी आदित्यनाथ की तरफ से अमित शाह ने सफाई दी। हाँ, और क्योंकि इस बात को लेकर अगर यूपी में जब बहुत बड़ा चर्चा होने लगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, वीरांगना फूलन देवी जी को हम लोग मानते हैं, उनके शहादत दिवस अगर मना रहे तो किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए।
और उसको लेके एक बड़ा उत्तर प्रदेश में खास करके पूर्वांचल में बहुत बड़ा इशू बना था। तो फिर हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, क्योंकि मैं बिहार में तो एनडीए का पार्ट हूँ, हाँ वहाँ पे हम अपनी पार्टी को विस्तार कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मानना है कि यूपी बिहार झारखंड में रिजर्वेशन वीआईपी को तब मिलेगा निषाद समाज को जब हम मजबूत होंगे। और जब मजबूत होने के लिए हमें बिहार में भी, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 3 राज्य में हमें मजबूती से समाज को संगठित करके और पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बिहार में हमारी सरकार बना, हमारे सहयोग से हमारे अनुकूल बिहार में काम हो रहा वहाँ था। तो ऑलरेडी एक निषाद पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद है उसमें। समाज के लिए काम कर रहे हैं कभी उन्होंने बात भी। होती है आपकी उनमें? हाँ, बातचीत होती है। अभी भी पटना आए थे तो मुलाकात हुआ। तो उसका भी पार्टी हमने ही बनाया है। उनके रैली वगैरह सब मैंने ही, चंपा देवी पार्क वगैरह सब मैंने कराया। उनके जेल से मैंने उनको बाहर किया, बट वो दूसरे ट्रैक पे है। वो चाहते कि हमारा भला हो जाए, उस रास्ते पे वो हमेशा काम करते हैं। ठीक है, वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और लड़ाई लड़े जिसके कारण उनका नाम, फेम, सब इज्जत मिला, समाज उनके साथ कनेक्ट हुआ। उसके बाद वो सिर्फ सत्ता के साथ वो बने रहना चाहते हैं, और मेरा ये मानना है कि सत्ता के साथ ही बने आप भी रहने के एनडीए लिए। में थे, वो भी एनडीए में थे, वो बने रहे। हालांकि वो भीतर ही भीतर वो भी खफा होते रहते हैं कई बार। हाँ, लेकिन बाहर नहीं निकलते ना। लेकिन मैं तो बाहर निकलता हूँ। हम अपने जनाधार बढ़ाने के लिए मैं यूपी तक जाके लड़ाई लड़ा, और वहाँ तक लड़ाई लड़कर मैं, यही है कि अपने जनाधार बढ़ेगा तो दिल्ली में जब सांसद हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो संविधान के दायरे में रहकर, अगर संविधान में अगर एक ही समुदाय को अगर बंगाल में आरक्षण है या दिल्ली में अगर आरक्षण, तो बिहार में भी होना चाहिए। अलग कैसे हो सकता है? तो इस रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन हमारे पास वो ताकत होगा कि दिल्ली के सरकार सुनेंगे और निषाद को आरक्षण करेंगे। ये बताइए, दिल्ली की सरकार की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश गए, डिटेन हुए, वापस किए, तो गृह मंत्री अमित शाह ने आपको फ़ोन किया और सफाई पेश की कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। और फिर 27 मार्च को उन्हीं अमित शाह की भागीदारी वाली नीतीश सरकार आपको बर्खास्त कर देती है। यूपी के नतीजे आए और उसके कुछ हफ्तों के भीतर आपके ऊपर गाज गिर गई। फिर क्या हुआ? ये फिर कैसे क्या? हो गया? हाँ, तो उनको वो चीज़ उस चुनाव के समय में वो भी और सोचे कि आपके हम, सबके सब विधायक, एक दिवंगत हो गए, 3 उधर चले गए। हाँ, तो उनके पॉलिसी में ही था कि अभी चुनाव का समय है, जैसे तैसे इनको मना के ले लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, और काम निकलने के बाद वो देखे कि भाई वो एक तीर से कई शिकार किए। लोगों को पूरा जग जाहिर था कि मुकेश सहनी जो है अमित शाह का आदमी है। जैसे अभी इससे पहले भी आपने भी जिक्र किया, कहीं अमित शाह जी तो आपको नहीं भेजे उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने के लिए। आपने खुद पिछले दिनों एक टीवी चैनल की कॉन्क्लेव में कहा कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। हाँ, मैंने कहा, तो मैं तो आप ही के कहे को मैंने दोहरा उनसे रहा हूं। सीखा। ये गुरु का मतलब ये होता है कि उनके एजेंडा पे रोज काम करना, ये नहीं होता है। हमने उनसे राजनीति में सीखा। मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। जब मैं आपका इंटरव्यूज देखता हूँ तो बहुत कुछ मैं आपसे सीखता हूँ। तो उसी तरीके से उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो उन्होंने कई ऐसी चीजें, उदाहरण दिए जिसको मैं अभी तक दिमाग में हमेशा मैं रखता हूँ। जैसे जब तक सिंबल आपके हाथ में है ना, एज ए लीडर, तब तक चुनाव आपके पार्टी के पास है। और जिस रोज वो चुनाव का सिंबल कैंडिडेट को दे देते हैं, उस वजह से वो चुनाव जो है ना कैंडिडेट का हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा जोर आपका नहीं चलता है। आपको सिलेक्शन के समय ही सोच के आपको उनको देना है, और जब दे दिए तो वो चुनाव जीत के आना है। ये कैंडिडेट का जवाबदेही है। कैसे लोगों से बात करना, कैसे लोगों से बर्ताव में पेश आना, कैसे संसाधन मुहैया कराना, कैसे प्रचार करना, तो ये सब चीज़ कैंडिडेट के कंधे पे आ जाता है। और कैंडिडेट के अगर एक गलती होगा तो चुनाव हारेंगे, और कैंडिडेट अगर सही काम करते रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर लोग लड़ झगड़ के कभी दाएं जाते बाएं जाते, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पार्टी में नहीं होगा, अन्य पार्टी में भी होता है। तो सब जगह होगा तो ये बैलेंस होता है, 50-50 होता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से सीखा। उन्होंने कहा कि चुनाव के टाइम में ना अपना फोकस चुनाव पे रखो। ये पेपर में कौन क्या लिखता है ना, इनको नहीं देखना है। इस समय होली होता है, और होली का रंग कौन सा किसके सर पे जाए, किसके शरीर पे जाए, बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इस चुनाव में है ना, ये पेपर ऊपर पढ़कर है ना काम नहीं करना चाहिए। अपना जो एजेंडा है उस एजेंडा के साथ काम करना चाहिए। तो जिनके साथ हमने जो काम किया है उनके कुछ अच्छा ही है। वो इसी वजह से आप अड़े हुए हैं क्या? कई मीडिया रब्तों में कहा गया कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने आपसे कहा है, मीडिया रब्तों में है, कि 18 सीट ले लीजिए, उसमें भी कोई 16 कोई 18, 6-8 आपका कैंडिडेट रहेगा, 5 हमारा, 5 कांग्रेस का, सिंबल आप दे दीजिएगा। इस तरह की कुछ बात नहीं, बिल्कुल गलत है। ये सब खबर कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो रात के 1 बजे हमको सीएम हाउस भेज रहे थे। अच्छा, दिल्ली गए तो बीजेपी से जोड़ दे रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका कैंसिल हुआ तो जोड़ दिया कि मुकेश सहनी आ रहे हैं।
तो ऐसे जा रहे हैं खबरें क्या? हाँ बिल्कुल ही नहीं, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं है, एक ठीक है। चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर वहां से हिलेंगे तो यहाँ से तो यही मुकेश सब चर्चा सहनी चलते रहता है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मुकेश सहनी, और यही हमें खुशी होता है कि एक मल्ला का बेटा का चर्चा राज्य में होते रहता है। बैकडोर से कुछ बातचीत तो राजनीति में बिल्कुल ही नहीं, नहीं नहीं, सीट ईट के लिए नहीं, पर एक दुआ सलाम, एक चैनल तो खुला ही रहता है ना। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। लास्ट अमित शाह जी ने हमको फोन किए, 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल। हाँ, पिताजी का जब डेथ हुआ था उस समय फोन किए थे, उसके अलावा मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, ना उनके लोगों से भी संबंध है। इनफैक्ट सरकार के लोगों से भी कोई मेरा बहुत ज़्यादा बात नहीं होता, ना मैं करने का कोशिश करता हूँ। मैं लीडर से बात करता हूँ, लोडर से नहीं, हाँ, ये मेरा मानना है, ठीक तो है। बिहार में कौन कौन है लोडर? सब लोडर है। सब लोडर है। हाँ, लीडर दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, ठीक है। और यानी कि महागठबंधन में लीडर कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव, 2 है। मतलब दीपंकर जी भी हैं, मतलब सब अपने अपने दल के लीडर हैं। बाकी उनके विधायक हो या अलग कार्यकर्ता हो, वो मतलब वो डिसीजन नहीं लोडर लेंगे। मतलब ट्रस्ट बिहार, they'll give you the most fascinating political one-liners always। ये उत्तर प्रदेश का लाइट है, मेरा बिहार का लाइट नहीं है। हाँ, ये राजभर जी बोला करते थे। हाँ, तो राजभर जी बोलते थे, ठीक हाँ, है। ओम प्रकाश तो सच्चाई यही है कि लीडर पे फोकस करो, लोडर पे नहीं। हाँ, क्योंकि जो डिसीजन ले सकता है, अब भाई साहब से पूछ के बताएंगे तो भाई साहब बात करें ना, तुम क्यों बात कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि हम जब भी कुछ पैसा पहले ऐसा कुछ बात होता था तो हम भाई साहब से बात करके बताते हैं। तो भाई साहब से ही अगर बात करना तो डायरेक्ट हम बात कर लेंगे ना भाई, वो डायरेक्ट डिसीजन लेंगे क्या करना है। जी। तो ये तो मेरा आप 13 अक्टूबर को दिल्ली में थे, आपकी भाई साहब राहुल गांधी से और भाई साहब तेजस्वी यादव से क्या बात हुई? तेजस्वी जी से यही सर कि जल्दी खत्म कर तेजस्वी लेना। और राहुल की मीटिंग हुई? आइडिया नहीं मुझे, जहाँ तक जानकारी है कि नहीं हुए, और नहीं वो राहुल जी से मीटिंग करने के लिए भी नहीं गए थे। केसी वेणुगोपाल से मीटिंग हुई? हाँ, उनकी मीटिंग हुई है शायद। क्या तय हुआ? अभी वो आपस में दोनों से बात हुआ, तो आपका मीटिंग हुआ किसी के साथ? मेरा मीटिंग हुआ दूसरे तरीके से हुआ, और हम दूसरे तरीके से मतलब? अब दूसरे तरीके से मैं मीटिंग करने के लिए गया नहीं था। किस लिए गए थे भाई? मैं दिल्ली गया था क्योंकि तेजस्वी जी और राहुल जी वहाँ पे थे, ऐसा बात हुआ था कि वहाँ पे बैठ के सब चीज़ खत्म कर लेंगे। तो बात हुआ कि तेजस्वी जी ऑलरेडी वहाँ पे बैठ के बात कर ही रहे हैं, डिसीजन तो तेजस्वी जी को ही लेना है। तो फिर वहाँ पे फिर वो लोग आपस में बात कर लिए, क्योंकि जो चीज़ें तय नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए बात हुआ कि आप हमको फ़ोन पे बताइए कि क्या करना है। तो इसके लिए फिर एक ऐसा हुआ कि बैठक नहीं होके फिर हम दोनों साथ में प्लेन में पटना आ गए। तो आप जिस काम के लिए गए थे वो काम दिल्ली में नहीं हुआ? मैं कोई काम के लिए नहीं गया था। मतलब ये गठबंधन मैं की गया सीटों था का कि तय अगर होना। कुछ ऐसा बैठक हुआ तो पटना में रह के ऐसे क्या करेंगे, इससे अच्छा वहाँ अवेलेबल रहेंगे और बैठ के कुछ सीट कम ज़्यादा करना रहेगा तो 1 मिनट में डिसीजन लेके ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये उद्देश्य से मैं गया था कि वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी बैठक था, उनका सीसी कमेटी का बैठक था, और उसके बाद था कि एक बार जब सहमति बन जाए तो सब आदमी हम लोग बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए मैं गया। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ? वहाँ पे तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, अभी वेट कर रहे हैं। नहीं, वेट अभी तेजस्वी जी देखते होंगे कि कांग्रेस को जो उन्होंने बताया, जो बात हुआ होगा उसमें क्या सहमति हुआ, वो मुझे अभी कितना का दे रहे हैं update कांग्रेस को? 58, 61, 65, 68? ये नहीं बताएंगे आपको। नहीं बताएंगे? नहीं। पता है लेकिन आपको? हाँ, पता है। चलिए, ये 12 अक्टूबर का आपका एक पोस्ट है भाई साहब। अब मैंने भी तय किया है गाइस, मैं भाई साहब लोगों से ही बात करूंगा, हाँ, है सीधे पता चलना चाहिए खबर क्या है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, अब दिल्ली जा रहे हैं। आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, वहां पर बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। दिल्ली में जाकर सही डॉक्टर के पास सही इलाज हो जाएगा। ये सही डॉक्टर कौन है दिल्ली का? राहुल गांधी? नहीं, देखिए, ऐसे जब मैं जा रहा था तो मीडिया वहाँ पे थे, और ऐसे मजाक में लिहाज से मैंने कहा कि ये सच्चाई है कि ये इतना डिले हो चुका है, राज्य आचार संहिता लागू हो चुका है और अभी तक जो गठबंधन का फॉर्मूला है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा थोड़ा सा अस्वस्थ है। और क्या अस्वस्थ है? मतलब ये चीजें कंप्लीट नहीं हुआ, क्लियर नहीं है कौन पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे, माले कहाँ ज्यादा लड़ेंगे। सीटें मांग रहा है, वीआईपी ज्यादा सीटें तो मांग। ये सब चीजें है। तो और सब लीडर, तेजस्वी जी भी दिल्ली चले गए, वहाँ पे राहुल गांधी जी भी हैं, और मामला जो है राहुल जी और तेजस्वी जी से ही निकलना है, प्रॉब्लम सॉल्व होना है। क्योंकि वीआईपी को या अन्य दल को जिनको भी अगर सीटें देना है तो ये अपने अपने कोटे से ही देना है, क्योंकि माले पहले से राहुल गांधी को तय करना है या तेजस्वी यादव? की बिहार में एक चर्चा ये भी हो रही, भाई बड़ा नेता कौन है?
नहीं, दोनों को तय करना है, मिलकर तय करना है कितना सीट छोड़ना है सहयोगी के लिए। राहुल जी को डिसीजन लेना है, और वो आरजेडी को कितना छोड़ना है वो तेजस्वी जी को डिसीजन लेना है। लेना तो दोनों को एक साथ में लेना, और सहयोगी को रखना भी है। तो इसके लेके वहां पे था, तो यही हमने कहा कि भाई और वहां वो लोग पे मिले ही नहीं आपस में, हाँ ये हुआ ही नहीं, तो फिर हमने अस्वस्थ से वापस स्वस्थ कैसे होगा? तो स्वस्थ होगा, डॉक्टर को ही लेके आ गए यहाँ पे, अभी यहीं पे सही से जो भी चीजें है वो होगा। अच्छा, डॉक्टर बदल लिए आप, राहुल गांधी से तेजस्वी को कर दिए, अब एक डॉक्टर तो आ ही गए ना। तो फिर क्या तय हुआ? डॉक्टर ने आपको कितनी दवाई, कितनी पंजीरी दी है? नहीं, मेरी जो सीट पे जितना लड़ना है उतना चर्चा नंबर हो चुका है, वो भी बता देंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो अच्छा रहेगा ना वहाँ पे। अभी बोलना उचित नहीं है, जितना बोलना था हमने बोल दिया। हाँ, ठीक है, अभी नंबर तय हो चुका है, तो नंबर तय हो चुका है तो फिर उसमें अभी और वो नंबर 18 नहीं है, बिल्कुल ही सब आपके सिंबल पे लड़ेगा, ये और तो सब वीआईपी का लीडर होगा। बिल्कुल ही। हाँ, कोई लोडर नहीं आएगा। लोडर का कोई इसमें सवाल ही नहीं है। ठीक है, कब तक हो जाएगा? बहुत लेट हो गया है। जितना हम लेट कर रहे हैं उतना वो सही नहीं है हमारे गठबंधन के लिए। इसकी तरफ से देरी हो रही है, सभी पार्टी की तरफ से। आपकी तरफ से भी? हाँ, क्योंकि आप अड़े हुए हैं। नहीं ज़्यादा नहीं, हाँ, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि अगर आपके मन मुताबिक सीटें ना मिले, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो फिर आप महागठबंधन छोड़ दें या लड़े ही ना चुनाव? एक भी सीट नहीं मिलेगा तो भी महागठबंधन के साथ ही रहेंगे हम। हाँ, पर ये आपने बोल दिया कि फिर हम नहीं लड़ेंगे, हमारे मन का सीट नहीं मिलेगा, तो कितने पे टूटेगा? टूटने का कोई बात ही नहीं। हमने कहा कि अगर सीट नहीं भी मिलेगा हाँ, तो महागठबंधन के साथ है। अब ये डिसीजन तेजस्वी जी को लेना है। पर रिसाए फूफा तो ज्यादा बुरे होते हैं ना शादी में। क्या रूठे हुए फूफा तो ज्यादा रायता ऐसा फैलाते हैं नौबत शादी। नहीं आएगा, ऐसा नौबत नहीं आएगा, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते ना कि हम ये करेंगे होगा। हम तो आप तो कह रहे हैं कि कोई नंबर के लिए हमारी लड़ाई नहीं है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेके 6 राउंड की बैठक के बाद हमारी पार्टी ने फैसला किया, मतलब ये मुकेश सहनी जी का बयान है 5 दिन पहले का, 8 अक्टूबर का। हम 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इससे कम पर नहीं। और डिप्टी सीएम ये ज्यादा किस पे लड़े हैं, 30 सीट पे या डिप्टी सीएम पे? डिप्टी सीएम। सीट अरे थोड़ा नहीं बहुत यार, है। वो तो होना ही है। सरकार बनने के बाद तो किसी एक दल का बहुमत से सरकार थोड़े बनना है, सबके सहयोग से बनना है, और सभी पार्टी का हिस्सेदारी हो। और मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक अति पिछड़ा का बेटा जिसके पास 11% वोट हो, जो आपके सरकार बनाएंगे, तो उसका तो सरकार में जगह होना चाहिए और अच्छे से जगह होना चाहिए। हम लॉर्डर बनने के लिए नहीं आए, लीडर बनने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि जैसे आईपी गुप्ता जी जाके मिले और सब ऐसे अति पिछड़ा समाज का लीडर मिल रहा है तेजस्वी जी से जाके, तो कई लोगों ने कहा कि ये थोड़ा मुकेश सहनी को मैसेज दिया जा रहा है कि देख लो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ आने के लिए? नहीं, तो हम लोग गठबंधन का साइज हमेशा सोच रखे हैं कि बड़ा हो। जो लोग भारतीय बड़ा होगा तो और सीट घट जाएगा घट आपका। जाएगा, चलेगा। हाँ, सीट के लिए मैंने ये नहीं, देखिए ऑप्शन तो मेरे पास भी है 243 लड़ने का, और या तेजस्वी जी के पास भी ऑप्शन है और कांग्रेस के पास भी है, और सभी दल के पास ऑप्शन होता है 243 लड़ने का। लेकिन हमें पता है कि हम 243 लड़ेंगे तो हमारी जीत नहीं होगा, हार होगा, तो इसलिए हम लोग गठबंधन करते हैं। तो गठबंधन हमारे पास जितना ज्यादा अच्छा और मजबूत होगा उतना हमारे रिजल्ट बेहतर होगा, ज्यादा परसेंटेज हमारी चुनाव जीत के आएंगे, और जितना छोटा गठबंधन होगा उतना हमारा हार होगा। तो अगर किसी को सीट पे उनके कुछ समर्थन को अगर हम समर्थन देते तो वो बाकी राज्य में हमें वो समर्थन देते हैं, तो हमारी ज्यादा जीत होगी, उनकी भी जीत होंगे, और एंड ऑफ द जाके गठबंधन का ही सरकार बनना है। तो इससे कोई ये नहीं है, हम लोग सबको चाहते हैं कि सब लोग आए और गठबंधन होगा, और जब सहयोगी आएंगे तो हम सीट कम करने में क्या दिक्कत है। तो क्या तय हो रहा है फॉर्मूला, कितना डिप्टी सीएम होगा? अभी ये तो तेजस्वी जी को देखना है। डिप्टी सीएम अभी तक फिलहाल एक है। मैं अपना बात कर रहा हूँ, मेरा डिमांड है कि मैं बनूंगा सरकार बनने के बाद। आप खुद कह रहे हैं, ना कांग्रेस कह रही है ना लेफ्ट कह रही है। देखिए, ना कांग्रेस के बोलने से होगा, ना लेफ्ट के बोलने से होगा, ना तेजस्वी जी के बोलने से होगा। एक जाएगा कि ये फेस है, इसके नाम पे चुनाव होगा, जनता डिसाइड करेगा कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर वो आपको डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं करते हैं तब भी आप गठबंधन में रहेंगे? अगर कोई मजबूरी है कि हमें बगैर नाम का बगैर चेहरे पे जाना है तो फिर इस पे कॉम्प्रोमाइज होगा। सीएम का भी चेहरा ओपन नहीं होगा, डिप्टी सीएम का भी नहीं होगा, और गठबंधन चुनाव लड़ेंगे।
इस बात की संभावना है कि सीएम के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम डिक्लेयर ना हो? ऐसे तो हमें नहीं संभावना है। हमें तो लगता है कि तेजस्वी जी के चेहरे पे चुनाव हो, मुकेश सहनी के चेहरे पे तो चुनाव आपकी हो। ये शर्त है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस डिक्लेयर होते हैं तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस डिक्लेयर होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता तो फिर उस समय बाद में सोचा जाएगा ना। अभी देखिए, हम जा रहे हैं रोड से, गाड़ी पे बैठे हैं और पहले से डॉक्टर को फोन करके थोड़े बोलेंगे कि भाई तुम इंतजार में रहना कि स्पीड मैं। डायल पे नंबर होता है डॉक्टर का भी, स्पीड डायल पे नंबर हाँ, होता है वो- कि कुछ एसओएस सिचुएशन आ जाए तो सिचुएशन आ जाए तब ना। तब तो किसको अभी डायल करेंगे? फिर दिल्ली हमने आपको कहा दूसरे ना, डॉक्टर। हमने कहा एक भी सीट नहीं मिलेंगे तो भी मैं महागठबंधन के साथ हूँ और साथ रहूंगा। जी, जी, बस वो आपको डिप्टी सीएम बना दें। नहीं फिर तो हम कैसे बनेंगे जब हमारे पास नंबर ही नहीं होगा तो हम कैसे डिप्टी सीएम अचानक से इतना फिर त्यागी महात्मा क्यों हो जाएंगे? फिर समाज की लड़ाई का क्या? समाज की लड़ाई आरक्षण का लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे। जी। चलिए, आप मुकेश सहनी जी को सुन रहे थे। आज की तारीख में दोस्तों हालत ये है कि पटना में एक गाड़ी एक रोड से दूसरी रोड पर जाती है तो कैमरे पीछे पीछे जाते हैं, सोशल मीडिया पे, आईटी सेल में रोजगार की बाढ़ आ जाती है और खबरें चलने लगती है कि फलाने दिखाने से मिलने जा रहे हैं। एक का तो आप ही ने जिक्र किया जी। कि खबर चल गई कि कल एक बजे रात में कुछ भी चल जा रहा है। कुछ भी चल जा रहा है। हाँ, इसका कोई ये नहीं। इसीलिए गाइस, भाई साहब लोगों से बात करो और भाई साहब लोग जो कह रहे हैं उसी पे यकीन करो। हाँ, हाँ? हमने जो कहा वो सही है। आज का सिचुएशन ये है। और किसी प्रेशर में आके आप आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को अपने सिंबल पे अकोमोडेट नहीं करेंगे। नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। अब देखिए, कहीं पे अगर चुनाव जीतने का अगर है तो एक दो जगह ऐसा है कि एडजस्टमेंट की उनका सीट हम काट रहे हैं तो उनको मूव कर रहे हैं। ऐसे कुछ एक दो जगह सीट हुआ है कि हमें अगर वही कास्ट में अगर चुनाव लड़ाना है तो जो वहाँ पे बेहतर है तो उन्हीं को लड़ा देंगे। तो एक दो जगह ऐसा हो रहा है और होगा। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे कि वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता जो है आरजेडी के सिंबल पे भी लड़ सकते हैं, या आरजेडी का भी कुछ जगह ऐसा होगा जो उनका सिटिंग है जहाँ, वहाँ पे ही ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अच्छा, जैसे चिड़िया बिरियारपुर है तो वो सीट मैं लड़ना चाहता हूँ। बेगूसराय का मेरा ससुराल है और मैं वहाँ लड़ना चाहता हूँ। वहाँ पे ये है कि वहाँ हमें हर हाल में जो और आरजेडी का सीटिंग है तो वहाँ पे हर हाल में हमें कुशवाहा को ही लड़ाना है। तो हम कहीं और लाने का, वैसे मेरे पास भी अपना एक डॉक्टर साहब है, एक चिड़िया बरियारपुर के दामाद जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? वो भी तय कर देंगे आपको। 4 सीटें लोगों ने बताया कि सहनी जी ने लॉक कर रखी हैं। हाँ, वो आपको कल कंफर्म कर देंगे। ठीक है, इतना क्रिप्टिक स्माइल है गुरु आपका। ऑन दैट नोट वी आर एंडिंग दिस इंटरव्यू। कोशिश ये रहती है कि जब नेताओं से बात हो तब सिर्फ फौरी बयान ना मिले, बल्कि राजनीति की पेचीदगी को समझने का, सत्ता की गर्भगृह में किस तरह की साझेदारियां, किस तरह के समझौते, किस तरह के अंतर विरोध होते हैं, उन्हें समझने का भी मौका मिले। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।